जय हिंद। फैक्ट तंत्र के सभी दर्शकों को जय गौ माता की, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से, ऐसे व्यक्तित्व से रूबरू करवाने आ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा से लेकर समाज में, पर्यावरण से लेकर स्वास्थ्य से लेकर अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह इनके पूर्वजों के सत्कर्म है और दादाजी पिताजी के सत्य कर्म है, जिनकी वजह से आज इनके खून में वो संस्कार आज भी जिंदा है और आने वाली पीढ़ियों तक भी जिंदा रहेंगे, ऐसी हम अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। हमारे साथ गांधी विद्या मंदिर के फाउंडर मेंबर के पौत्र हिमांशु जी दुग्गड़ हमारे साथ है। हम उनसे बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम जय गौ माता की, वंदे मातरम। नमस्कार साहब। देखो, जय गौ माता की। अभी दुग्गड़ साहब, मेरा एक सवाल है। गांधी विद्या मंदिर अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे भारत में शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना नाम कमाया। क्या इसके फाउंडर मेंबर के मन में क्या विचार आया? आपके तो दादाजी रहे हैं, किस प्रकार से शुरुआत हुई? भारत के स्वतंत्रता के बाद पूज्य स्वामी जी उस वक्त गृहस्थ थे। उनको गांधी जी के जो असैसिनेशन था, उनकी हत्या का पता चला। उस बात से उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई। उस वक्त वो संयोग से बॉम्बे गए हुए थे अपनी पत्नी के, मेरी दादी के इलाज के लिए। तो वहाँ उनको कुछ प्रेरणा हुई कि अब गांधी जी को शरीर के रूप में भले ही नहीं रहे हैं, पर एक सिद्धांत के रूप में अब एक स्वतंत्र भारत में हम लोगों को काम करना चाहिए, ताकि वो एक भारत देश को विकास करने का एक माहौल बना रहे। तो उन्होंने बहुत सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा खास करके के क्षेत्र में काम करना चाहिए। तो इन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करके ये 1200 एकड़ ज़मीन खरीदी और यहाँ ये संस्थान बनाया। इस संस्थान का शुरुआत 1950 2 अक्टूबर को हुआ। 3 बच्चों, वो खुद झोपड़ी बना के यहाँ रहने लगे अपने परिवार के सहित, और उनके साथ कई कार्यकर्ता भी रहे। 3 बच्चों को पढ़ाने से ये संस्थान चालू हुई। आज इसमें 4 स्कूलें हैं, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद कॉलेज है, यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र है, एक अनाथ आश्रम है, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। इसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में है जहाँ पे एक स्कूल चल रहा है, एक मानव तीर्थ नाम की संस्थान चल रही है, दिल्ली में इसका ऑफिस है, हमारे यहाँ एक रसायनशाला है जो काम कर रही है। इस तरह के बहुत सारे प्रकल्प यहाँ काम कर रहे हैं। इसका शुरुआत का आधार ही गौ सेवा रहा है, और गौ सेवा स्वामी जी ने जब शुरुआत की तब इनको एक बहुत पीड़ा रही कि हम अभी तक गाय की सेवा नहीं चालू किया। तो स्वामी जी ने ये प्रण लिया था कि जब तक मैं गौशाला नहीं बनाऊंगा तब तक मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो लगभग 1 साल जब तक ये गौशाला नहीं बनी, उस वक्त पैसा और कामों में लग रहा था, तो और समय नहीं था, टीम नहीं थी ये। तो जब तक ये गौशाला बनी नहीं और यहाँ गाय रहना चालू नहीं किया, तब तक स्वामी जी ने ज़मीन पे सोने का ही एक प्रण लिया। लगभग 1 साल तक वो रहे, और उनकी मौजूदगी में भी ये गौशाला ने हिंदुस्तान के जो गायों की प्रतियोगिता होती थी उसमें गोल्ड मेडल बहुत सारे जीते हुए हैं। और उन्हीं गोल्ड मेडल जीतने के कारण उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से 50,000 रुपया इस संस्थान को दान दिए, और उसी पैसे से ये अभी जो गौ माता के जो गौशाला की आप बिल्डिंग देखे आए हैं, वो उस पैसे से बनी हुई है जो शास्त्री जी ने उस वक्त दिए थे ये अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनका क्या संबंध रहा है इस गांधी विद्या मंदिर से? देखिए, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, लगभग सब लोगों का स्वामी जी के साथ बहुत घनिष्ठता का संबंध था, और सब लोग ये प्रोजेक्ट के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। उस वक्त स्वामी जी जब जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के जुड़े हुए लोग थे, तो सबसे पहले पटेल साहब से मिलने गए इस प्रोजेक्ट को लेके कि मेरा ऐसा ऐसा विचार है। तो पटेल साहब ने कहा कि नहीं, आपका विचार बहुत श्रेष्ठ है, और अपनी जेब से इन्होंने कुछ रुपये स्वामी जी को दिए, और उन्होंने कहा कि ये रुपया आप इस संस्थान को बनाने में इसको उपयोग कीजिए, और ये संस्थान जब बनेगा तो इसकी इनॉग्रेशन में मैं खुद आऊँगा। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये काम होता तब तक पटेल साहब का शरीर शांत हो गया। उसके पटेल साहब से मिलने के बाद नेहरू जी से मिलने गए। जब नेहरू जी से मिले तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। तो उन्होंने बोला कि हम लोग इसी काम करने के लिए देश की स्वतंत्रता के लड़े थे, और स्वतंत्रता हम लोग सब पॉलिटिक्स में पड़ गए हैं। दुग्गड़ जी, आप जो हैं वो ही काम कर रहे हो। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि ये काम आप ज़रूर कीजिए।
और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर फंड से 50,000 रुपये उस वक्त स्वामी जी को दिए संस्थान बनाने के लिए। फिर स्वामी जी राजेंद्र प्रसाद जी के पास गए तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा मैं आके खुद व्यक्तिगत अपने हाथों से इस संस्थान की नींव रखूँगा। तो वो पधारे और इस संस्थान का नींव उन्होंने ये रखा। और विनोबा जी यहाँ पधारे हुए हैं, विनोबा भावे जी। ये जो कमरा देख रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में कमरा है, उसी में विनोबा जी रुके थे। यहाँ उनकी उस वक्त का प्रोग्राम हुआ था, उन्होंने स्पीच भी दिया था। विनोबा भावे तो भूमि सुधार से भी जुड़े रहे। हाँ बिल्कुल। और ये जो गांधी विद्या मंदिर का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे बड़े प्रेरणादायक व्यक्ति कोई स्वामी जी के लिए रहे हैं उस वक्त, तो विनोबा जी थे। चूरू जिला, ग्रामीण क्षेत्र, सरदार शहर, अगर किसी नाम से अगर जाना जाता है प्रथम दृष्टया शिक्षा के क्षेत्र में तो गांधी विद्या मंदिर है। और इनके दादाश्री, क्या आपको दादाश्री का सानिध्य मिला? बहुत, मैं तो खूब उनके साथ रहा हुआ हूँ। और मैं उनका शरीर शांत हुआ तब लगभग 10-12-15 साल पहले हुआ है। मैं तो उनके साथ खूब रहा हुआ हूँ। ये गांधी विद्या मंदिर की एक अलग पहचान शिक्षा में रही है और उसमें हमारी दर्शकों के द्वारा भी हमें कई प्रकार के मेल मिले। उसमें सबसे बेहतर जो एक प्रोजेक्ट निखर कर आता है वो है बीएड क्लासेज, रेगुलरिटी, बच्चों का प्रशिक्षण, जो शायद मुझे नहीं लगता कि राजस्थान के किसी भी बीएड प्रशिक्षण महाविद्यालय में ऐसा होता है। कैसे मैनेज होता है? ये देखिए, जब आदमी ये सोच लेता है कि शिक्षा व्यापार की वस्तु नहीं है, शिक्षा उपकार की वस्तु है। क्यों? क्योंकि ज्ञान जो है अखंड है। जिस चीज़ का खंड नहीं हो सकता उसका व्यापार नहीं हो सकता। उसका व्यापार करने के लिए अपराध करना ही पड़ेगा। इसलिए शिक्षा का व्यवसायीकरण के अंदर कोई भी काम किया हुआ है वो अपराध की श्रेणी में ही आएगा। हम लोग यहाँ क्योंकि इस सोच से चल रहे हैं कि शिक्षा उपकार की वस्तु है, इसलिए ये सब संभव हो जाता है। हाँ, बच्चे जब आते हैं तब बहुत नाराज़ रहते हैं कि हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं अटेंडेंस के लिए, उनको पढ़ाई के लिए। पर हमारे यहाँ सरकारी जो शिक्षक के एग्ज़ाम होते हैं उसमें लगभग हमने ये स्टडी किया है कि 90% से अधिक हमारे एक्स स्टूडेंट्स सरकारी जॉब पा लेते हैं। और उसका कारण यही है कि हम लोग रगड़ के उनको पढ़ाते हैं। और ये जो रिगरस इन लोगों की जो पढ़ाई होती है उसके कारण जब भी ये एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं बच्चे, तब इनको एग्ज़ाम पास करना पॉसिबल होता है। हाँ, हम लोग कभी भी उनसे कोई अटेंडेंस के लिए एक्स्ट्रा पैसे लेना ये काम करते नहीं है। इसलिए ये करने की नैतिक ताकत भी हमें आ जाती है और हमारे लिए करना पॉसिबल हो जाता है। दुग्गड़ साहब, आपके जवाब हमने सुने, बड़े तीखे थे, कोई घबराहट नहीं, कोई भय नहीं, इतना बड़ा आप सेटअप चला रखे। एक मेरा ये सवाल आपसे, आप शिक्षा से जुड़े हो और शिक्षा का दान मान सकते हैं, और शिक्षा का एक व्यापार नहीं होता, शिक्षा का दान होता है, गुरु दक्षिणा की परंपरा रही है। तो वर्तमान समय में जो बीएड कॉलेजों का माहौल, हम पूरे भारत की बात करेंगे, राजस्थान की करेंगे, जो माहौल है बीएड में, विशेषकर शिक्षा में, कि बच्चे जाते नहीं हैं, बच्चे फ़ोन करवा देते हैं, या अनैतिक तरीके से हम कहेंगे अनुचित लाभ देके वो अनुपस्थित रहते हैं और परीक्षा पास कर लेते हैं। क्या कभी कोई दबाव अगर आप पर आया है, बच्चे नहीं आ सकते, कोई विशेष व्यक्ति का राव, ऐसा आया या आया ही नहीं? लगभग हर साल आता है ये, बहुत कॉमन घटना है। हर साल हमको फ़ोन आते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको बिना नाम लिए बताता हूँ कि बहुत साल पहले हमारे बीएड के जो प्रिंसिपल थे, उनके पास उस वक्त के जो शिक्षा के मिनिस्टर थे राजस्थान सरकार के, उनका फ़ोन आया कि उनका कोई भांजा हमारे यहाँ पढ़ रहा था और उसने साल भर कॉलेज अटेंड नहीं की, तो इन्होंने उसको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। तो इस बात से वो बड़े नाराज़ हुए। उन्होंने फ़ोन किया उनको और बहुत गुस्सा हो के बोला कि इसको करो। तो इन्होंने बोला कि साहब देखो, ऐसा है, आप मेरे विद्यार्थियों को किसी को पूछ लो जो कमज़ोर हैं सब्जेक्ट में, वो मेरे घर पे एक्स्ट्रा टाइम में आते हैं, मैं फ्री उनको पढ़ाता हूँ। ये बच्चे को अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पास आए, मैं कई बार उसको बोल चुका हूँ, बेटा आओ क्लास में, मेरे पास आए, मैं पढ़ा दूंगा। ये क्लास क्यों नहीं आ रहा है, इसको पढ़ना चाहिए। ये इन्होंने उसको बैठने नहीं दिया। उस वक्त कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर सब लोग यहाँ आके बैठ गए, पर उन प्रिंसिपल साहब ने जिद कर ली कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा, पर ये नहीं होगा। हुआ ये लास्ट में कि उस बच्चे ने वो 1 साल ड्रॉप किया। उसने यहाँ से ट्रांसफ़र लेके दूसरी कॉलेज में उसने ट्रांसफ़र लिया, दूसरी कॉलेज से फिर उसने पास आउट किया।
अभी मुझे वो प्रिंसिपल अभी रिटायर हो गए हैं, वो मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि कुछ साल पूर्व एक प्रोग्राम में गए थे तो एक बालक ने आके उनको प्रणाम किया, तो वो बड़े अचंभित, अभी तुम कौन हो? तो बोला साहब मैं वही लड़का हूँ, और आपने जो उस वक्त मेरे साथ किया था, मैं बहुत आपसे नाराज़ था, पर आपने मेरी ज़िंदगी सुधार दी। आपके उस मार ने मेरे को सही रास्ते पे ले आया। मैं एक पॉलिटिकल परिवार से था और मेरे को ये मेहनत क्या करना, ईमानदारी से मेहनत करना, ये सब मैं भूल ही गया था, और ये मार पड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में सुधार हो गया, और अभी वो अच्छा खासा कोई बिजनेस कर रहा बता रहे हैं, और कोई शिक्षण के अंदर कुछ काम भी कर रहा है, और वो बड़ा खुश था और उसने बड़ा इज्जत उनको दिया। बिल्कुल, शिक्षक एक बार अगर किसी का विद्यार्थी का बुरा कर देता है, बुरा का मतलब है कि उसे छूट दे देता है, तो एक समय विद्यार्थी को अच्छा लग सकता है, लेकिन भविष्य में उसे बड़ा दुख होता है कि उस शिक्षक ने मेरे साथ ऐसा किया। और बहुत बड़ी बात दुग्गल साहब ने कही। और जब बात बीएड शिक्षा की आती है तो राजस्थान में तो सबसे पहले यही नाम आता है कि गांधी विद्या मंदिर मत भर देना, क्योंकि माहौल ऐसा हो चुका है कि वहां सेटिंग नहीं होती। और कॉलेजों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी कॉलेज का, लेकिन मेरी नजर में मेरे शहरों में 90% बीएड कॉलेजों की जो हाल है वो बड़े दर्दनाक, बड़े शर्मनाक। और ये जो इन्होंने घटना बताई, एक शिक्षा मंत्री और उसका भांजा और उसको एक प्रिंसिपल प्राचार्य और उसका प्रिंसिपल इन सिद्धांत, उन्होंने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा, और उसकी वजह से बच्चे को 1 साल अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा में अनुपस्थित रखा महाविद्यालय ने। वास्तव में जब तक शिक्षा व्यापार है तब तक संस्कार तो हो ही नहीं सकती। ये देखिए, यही बात है कि संस्कार देना एक अलग चीज़ है। अगर आप रुपये पैसे के लिए कर रहे हो तो किस मुंह से आप संस्कार की बात करोगे? आप में वो नैतिक ताकत ही खत्म हो जाती है। आप बीएड की बात कर रहे हैं, अब ये सेम समस्या हमको आजकल आयुर्वेद में आने लगी है। ये बीएड वाला जो रोग है ये प्राइवेट आयुर्वेद कॉलेजेस में फैल गया है। अब बच्चे बिना अटेंडेंस के करना चाह रहे हैं। ये अभी हम लोगों ने तो यहाँ ये कर दिया है कि कंपलसरी रेजिडेंशियल कर दिया है कि हमारे आयुर्वेद के बच्चे सुबह 5 यहीं रहेंगे, सुबह 5:30-6 बजे से इनकी योगा प्राणायाम कंपलसरी हो गया। पहला साल ये है इनका, और उसके बाद उनकी स्पेशल क्लासेस होती हैं, और शाम तक उनकी दिनचर्या बनाई गई है जो ये अलग अलग काम कर रहे हैं, और उसके अनुरूप ही इनको रहना है। हर साल एक आध बच्चे को, इस साल भी 1-2 बच्चों को रोका गया है। हमको हर बार फ़ोन आते हैं कई मिनिस्टरों के, कई लोगों के कि साहब आप अटेंडेंस में करो, ये करो। हमको बहुत प्रलोभन दिए जाते हैं। आजकल प्रलोभन देना तो लोगों ने बंद कर दिया है कि उनको समझ गया कि यहाँ पैसा तो चलेगा नहीं, बट पहले अभी भी हिंट तो करते ही हैं लोग कि आप कुछ ले लीजिए, कुछ हम डोनेशन कर दें, ये कर दें। मैं को साहब आप डोनेशन करना है तो कोई और संस्था में, कोई और जगह, कोई गौशाला में, कोई अनाथ आश्रम में, कहीं आप कर दीजिए। बट आपके बच्चे को अगर वैद्य बनना है तो पढ़ के बने, ईमानदारी से बने, ताकि वो आगे जाके ईमानदारी से समाज की सेवा करेगा। आपके पास एक गौशाला है, गौशालों में गाय हैं, उसका दूध का क्या उपयोग रहता है? देखिए, हम लोगों की जो गौशाला है इसमें लगभग 300 से लेके 400 लीटर रोज दूध का प्रोडक्शन है, और इस दूध का हम ऐसा ही मानते हैं कि उसका पहला अधिकार हमारे बच्चों का है। तो सबसे पहले जो हॉस्टल में हमारे बच्चे हैं उनके मेस के अंदर में उनको ये दूध पिलाया जाता है। दूसरा, हमारे यहाँ जो जितने स्टाफ हैं उनके परिवार हैं उन लोगों को ये दूध उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद जो दूध बचता है वो हम यहाँ से सेल करते हैं कि शहर से या आसपास के लोगों से जो आके लेना चाहे। फिर यह है कि रविवार के दिन जब छुट्टियाँ होती हैं उस वक्त जो दूध बच जाता है उसका हम घी बनाते हैं। छाछ हम लोगों को मुहिम करा देते हैं और घी बना के घी बेचते हैं। ये इस माध्यम से ये चलती है गौशाला। बिल्कुल, गांधी विद्या मंदिर बहुत बड़ा अपने आप में नाम है। कितने सवाल पूछे, मेरे को लगता है कि इस इंटरव्यू को हम 5 घंटे लंबा भी खींच सकते हैं। कभी नए मोड़ के साथ कैंपस में फैक्ट तंत्र को दिखाएंगे कैसा कैंपस है और कैसा यहाँ की परिचर्चा होती है, कैसा यहाँ का वातावरण है और कैसा यहाँ का बच्चों का खान पान है। हम आगे कभी भविष्य में जब हमारी योजना बनेगी तो हिमांशु जी और उनकी पूरी टीम, हिमांशु जी अभी गांधी विद्या मंदिर के प्रमुख पद पे है, तो हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनसे एक निवेदन भी रहेगा कि इनसे थोड़ा प्रेरित जरूर होइए। और शिक्षक जब भक्षक बन जाएगा तब इस देश का कल्याण नहीं हो सकता। हमारे साथ विशेष वार्ता रही आज हिमांशु जी की, इतना अमूल्य इन्होंने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप
के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू मैं सबको आह्वान करना चाहता हूं कि ये अभी बीमारी बहुत विकट है गाय के अंदर, गाय को बचाना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति कुछ करे, हम शिकायत न करें, हम अपने आप को असहाय न महसूस करें, हम पीड़ित न हों। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो 4 रोटी आप बनाइए, उसमें हल्दी मिला दीजिए, नीम के कुछ पत्ते मिला, कुछ भी जो आपके घर में आप संभव है उतना तो आप कर ही सकते हैं। और आप अपने शहर के बाहर गली में जो घुमरी गोवंश है उसको खिला दो। ये जितना भी आपसे बन सकता है उतना करें। ये कैसे करना है, क्या करना, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे इसका ज्ञान बहुत घूम रहा है और सब लोगों को पता है ये, और आप लोग कर सकते हैं ये। बट कुछ करें, शिकायत ना करें। शिकायत से उल्टी नकारात्मकता फैलती है और सब लोगों को ऐसा लगता है कि यार कोई कुछ नहीं कर रहा। हम, एक कहावत है ये कि एक दिया जलाना बेहतर है अंधेरे को गाली निकालने से। तो हम सब लोगों की छोटा दिया, जो हमारी हैसियत है उतना दिया जलाएं तो ये अंधकार दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दादाश्री का एक आदर्श वाक्य है, वो बता दीजिए। मेरे जो संस्थापक यहाँ स्वामी श्री राम शरण जी महाराज, उनके गुरुदेव थे स्वामी शरणानंद जी, जिनकी प्रेरणा रही ये संस्थान बनाने के। उनके 2 आप्त वाक्य थे जिनको हमने संस्था का ध्येय मान रखा है। जिनका पहला है कुछ न चाहो काम आ जाओ, दूसरा है कोई और नहीं कोई गैर नहीं। इन्हीं 2 भावों के साथ हम लोग काम करते हैं यहाँ पे। कुछ न चाहो काम आ जाओ, इसी आशा के साथ भविष्य में और मुलाकात होगी। इनके विचार, जिस तरह इन्होंने बेबाकी से अपने विचार दिए, हर प्रश्न का उत्तर दिया, वास्तव में उत्तर वही व्यक्ति दे सकता है जो नैतिक दृष्टि से मजबूत हो, जिसने कभी कोई गड़बड़ नहीं की। अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसे उत्तर देते हुए डर लगता है, यार पता नहीं सरकार क्या कर सकती है, लोग क्या कर सकते हैं। वास्तव में हम उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दीर्घायु की कामना करते हैं। अगर ऐसे संस्थान गांधी विद्या मंदिर जैसे रहेंगे तो निश्चित रूप से इस देश में अच्छे शिक्षक पैदा होंगे, और जब अच्छे शिक्षक पैदा होंगे तो अच्छे विद्यार्थी पैदा होंगे। मैं फैक्ट तंत्र टीम के साथ जुगल प्रजापति, सरदार शहर की तपोभूमि के साथ, जय हिंद, जय भारत, जय पर्यावरण। हमारा चैनल FM10 है। आप अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब शेयर करें। थैंक यू। Now, please like, share and subscribe and don't forget to